फ्रेंड्स, हम लोग ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो समुद्र में ज्वारीय तरंगे होती हैं, जो ज्वार भाटा की घटना होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, ये जो ज्वार का टॉपिक है, इसको मैं आपको दो वीडियोस में पढ़ाऊंगा। आज हम लोग ज्वार को लेकर जो सामान्य बातें हैं, जो जनरल चीज़ें हैं, उनको देखेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ज्वार को लेकर जो अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे लाप्लास का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है, इन सभी को समझेंगे। तो देखिए, कुछ बातें हम लोग लहरों के बारे में करेंगे, जो महासागर में लहरें चलती हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग लहरों वगैरह के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही जनरल लेवल की बातें हैं टॉपिक को समझने के लिए। इसके बाद जब हम लोग वेव के टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, तो इस बारे में और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देखिए, समुद्र तट के पास व्यापक स्तर पर जलन की निरंतर गति और जल स्तर में उतार चढ़ाव सामान्य रूप से दिखाई देता है। तो अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, तो आपको एक तो लहरें आती जाती दिखाई देंगी। इसके साथ ही कभी जल स्तर बढ़ जाएगा, कभी जल स्तर कम हो जाएगा, यानी ज्वार भाटा दिखाई देगा आपको। पवन की गति और दिशा, देखिए वो कौन से कारण है जो कह लीजिए कि ये जो घटनाएं आपको दिख रही हैं समुद्र के किनारे, लहरें वगैरह, इनके पीछे के कारण क्या है, रीजन क्या है। तो पवन की गति और दिशा, तापमान, लवणता का स्तर, सागर सतह के नीचे के उपद्रव, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ये सभी चीजें महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं। तो ये जितने भी कारक हम लोगों ने देखे, जितने भी फैक्टर देखे, ये सभी महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों की लहरें, ज्वार और धाराएं सबसे महत्वपूर्ण परिघटनाएं हैं। तो जो आपकी लहरें हैं अलग अलग ऊंचाइयों की समुद्र में, इसके साथ ही फिर जो ज्वार है, जो आज का टॉपिक है, और फिर जो समुद्र में अलग अलग धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम और इस तरह की, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जलमंडल की या समुद्र की। तो पहले हम लोग लहरों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, फिर हम लोग ज्वार के टॉपिक पे आएंगे। देखिए, लहरें सागर सतह के लहरदार रूप को प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये आपके सामने एक लहर है। तो आपने देखा होगा समुद्र को, तो जो समुद्र में लहरें हैं, इसी तरह से लहरदार रूप में आती रहती हैं और वापस चली जाती हैं। तो जो लहरें हैं, सागर सतह का जो लहरदार रूप है, उसको प्रदर्शित करती हैं, जिसमें जल की वास्तविक गति के बिना एक क्रम से शीर्ष एवं द्रोणी का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली शीट्स यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ का निर्माण होता है। एक क्रेस्ट बनता है, एक ट्रफ बनता है। इसको देखिए, आगे आप बड़े फिगर में भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका क्रेस्ट दिखाया गया है और ये यहाँ पर आपकी ट्रफ दिखाई गई है। अच्छा, ये लाइन क्या दिखाती है, ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन बता रही है कि अगर समुद्र में कोई भी लहर ना हो, तो समुद्र का जो जल स्तर है वो यहाँ पे रहेगा इस लाइन पर। लेकिन क्योंकि लहरें चल रही हैं, तो ये यहाँ तक ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे चला आता है। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये आपका ट्रफ हो गया। जैसा मैंने कहा कि आगे हम लोग और भी डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे। इसमें तरंग ऊंचाई, उच्चता या लहरों की ऊंचाई शीर्ष पर उच्चतम बिंदु से द्रोणी में निम्नतम बिंदु तक की दूरी को कहते हैं। तो तरंग ऊंचाई क्या है, यानी कि वेव हाइट क्या है, देखिए ये दिखाया गया है। ये आपकी वेव हाइट होती है, यानी कि लहर अधिकतम कितना ऊपर गई और कितना नीचे रही, इसके बीच का जो अंतर है, इसी को हम लोग वेव हाइट कहते हैं। यानी एक तरह से सिंपल भाषा में लहर की ऊंचाई क्या है, इस गहराई से कितने ऊपर तक लहर गई। इसके बाद फिर देखिए आयाम, तरंग दैर्ध्य और आयाम की बात करेंगे। आयाम जो है तरंग ऊंचाई का आधा होता है। तरंग दैर्ध्य उत्तरोत्तर शीर्षों या द्रोणियों के बीच की दूरी को कहते हैं। देखिए, वेव लेंथ क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये वेव लेंथ है, यानी कि जो दो शीर्ष हैं, इन दो शीर्षों के बीच की जो दूरी है, उसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। और तरंग अवधि तरंग दैर्ध्य के एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय है। तरंग अवधि क्या है, तरंग दैर्ध्य जो है, इसका एक चक्र जितने समय में पूरा हो जाता है, यानी कि वेव लेंथ जो एक है कंप्लीट, ये जितने समय में पूरी हो जाती है, उस टाइम को कहते हैं तरंग अवधि। जल कण प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के नीचे तरंग ऊंचाई के समान व्यास में गोल कक्ष में घूमते हैं। ये आगे डिस्कस करेंगे। पिनेट ने लहरों को उनकी अवधि पर आधारित वर्गीकरण किया है। तो जो पिनेट है, उसने क्या किया, लहरों का वर्गीकरण किया। किस आधार पे,
कि लहर कितने देर तक जीवित रहती है, लहर की अवधि क्या है। और लहर की अवधि का मतलब क्या है? लहर की अवधि मतलब तरंग दैर्घ्य का एक चक्र पूरा होने में लगने वाला समय। तो लहरों की अवधि के आधार पर पिनेट ने क्या किया? लहरों का वर्गीकरण किया। तरंग अवधि स्थानीय पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली केशिका लहरों के लिए 1 सेकंड तक होती है, यानी कि जो स्थानीय पवन की वजह से जो कैपिलरी कह लीजिए लहरें उत्पन्न होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो वेव पीरियड है वो 1 सेकंड का ही होता है, बहुत छोटा सा होता है। और सुनामी में ये लहरों का वेव पीरियड कितना होता है? 10 मिनट तक होता है, यानी कि बहुत भयानक। और ज्वार के मामले में कई घंटों तक हो सकता है। तो जो भूकंप लहरें हैं इनका वेव पीरियड 10 मिनट तक होता है, और जो ज्वार का मामला है उसमें तो जो वेव पीरियड है वो कई घंटों का हो सकता है। किसी बेसिन अथवा बंदरगाह में प्राकृतिक स्थिर लहर जल दोलन कहलाती है, जबकि चलिए इन चीज़ों को अभी नहीं डिस्कस करते हैं, जो मेन चीज़ें हम लोगों ने देख ली। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या है, जो कैपिलरी वेव्स हैं, इसके साथ ही अल्ट्रा ग्रेविटी वेव्स हैं, ऑर्डिनरी ग्रेविटी वेव्स हैं, इंफ्रा ग्रेविटी वेव्स हैं, इस तरह की जितनी भी वेव्स हैं इनका पीरियड दिखाया गया है कि अलग अलग जो वेव्स होती हैं इनका पीरियड कितना होता है। ये आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। चलिए अब हम लोग ज्वार के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो ज्वार नियमित अवधि वाली लहरें हैं, यानी कि ज्वार कैसी लहरें हैं जो एक नियमित अवधि में आती हैं, एक निश्चित समय के बाद आती हैं। इनका कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के ऊपर काम करता है। और जो ज्वार है ये तरंगों के रूप में होता है, जिसमें जो जल है ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इससे समुद्र तट पर ज्वार और भाटा आता है। ज्वार मतलब पानी का ऊपर जाना और भाटा मतलब पानी का नीचे आना। समुद्री जल का जो उच्च स्तर है, देखिए जब पानी ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं हाई टाइड, और जब पानी नीचे आता है तो इसको कहते हैं लो टाइड। तो ज्वारीय रेंज उच्च ज्वर और उत्तरगामी निम्न ज्वर के बीच का अंतर है। तो जो हाई टाइड और इसके बाद के जो लो टाइड के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं ज्वारीय रेंज, यानी पानी कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया इसके बीच का अंतर। पिनेट ने ज्वारीय तटों को ज्वारीय रेंज के आधार पर वृहद, मध्य एवं लघु ज्वारीय तटों के रूप में वर्णित किया है। यानी कि अलग अलग जो तट हैं जहां पर ज्वार आते हैं उनको पिनेट ने डिवाइड कर दिया, वृहद ज्वारीय रेंज वाले, मध्य ज्वारीय रेंज वाले। वृहद ज्वारीय तटों में 10 मीटर से अधिक का ज्वारीय रेंज मिलता है, यानी कि जहां पर कह लीजिए पानी की न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई के बीच का अंतर 10 मीटर तक होता है। वो कौन से तट होते हैं? वृहद ज्वारीय तट। मध्य ज्वारीय तट में जो अधिकतम पानी ऊपर जाता है और जो नीचे आता है उसके बीच का अंतर 2 से 10 मीटर तक मिलता है, और लघु ज्वारीय तटों में ये 2 मीटर से कम का होता है। पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमा, हमारी पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव है, चंद्रमा का पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है चंद्रमा, ये सभी चीजें ज्वारीय रेंज पे प्रभाव डालती हैं। यानी कि पानी कितना ऊपर जाएगा हाई टाइड के समय, लो टाइड के समय कितना नीचे जाएगा, इसके कह लीजिए ये सारी चीजें जो पृथ्वी का घूर्णन और इस तरह के अन्य ये जो फैक्टर हैं इन सभी से प्रभावित होती है। अब बात करते हैं ज्वारों की उत्पत्ति की। तो देखिए आगे हम लोग ज्वारों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग जो विद्वानों ने, जोग्राफर्स ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं उसको समझेंगे। अभी हम लोग एक जनरल व्यू में इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ज्वार पृथ्वी और सूर्य के बीच अथवा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहली चीज, ज्वार क्यों उत्पन्न होता है, इसका मुख्य कारण क्या है कि चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का अपना एक आकर्षण बल है। तो ये जो सूर्य और चंद्रमा जो पृथ्वी के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं इसकी वजह से ज्वार उत्पन्न होते हैं। लेकिन देखिए चंद्रमा का सापेक्ष प्रभाव उसके कम द्रव्यमान के बावजूद सूर्य के प्रभाव से अधिक है। देखिए अगर देखा जाए तो सूरज बड़ा है, लेकिन प्रभाव पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का ज्यादा पड़ता है। इसका रीजन क्या है? रीजन देखिए बहुत ही सिंपल है कि जो आपका पहले देखिए अगर ग्रेविटी का फॉर्मूला देखें तो G इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपान और स्क्वायर, यानी कि जो मास होता है इनका गुणनफल और जो दूरी है दो पिंडों के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। देखिए ऐसे समझिए, इसको मैं सिंपल भाषा में करता हूं जिससे हर कोई समझ सके। देखिए मान लीजिए एक ये पत्थर है, दूसरा ये पत्थर है, या इसको मान लीजिए पृथ्वी या चंद्रमा।
तो ये दोनों जितना पास में होंगे, जाहिर सी बात है आकर्षण शक्ति जो है उतना ज़्यादा प्रभाव डालेगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे तो आकर्षण शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। और फिर दूसरी बात होती है, जितने बड़े पिंड होंगे उनकी आकर्षण शक्ति भी उतनी ज़्यादा होगी। तो सिंपल भाषा में भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी काफ़ी पास में है, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा का जो प्रभाव है पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, जबकि सूर्य क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि जो चंद्रमा है इसका ज्वार के ऊपर ज्यादा प्रभाव है। तो यही चीज देखिए यहाँ पर आपको दी गई है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के फलन के, यानी फलन मतलब गुणनफल, तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यानी कि ये जैसे दिखाया गया है, G इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अतः पृथ्वी की चंद्रमा की ओर उन्मुख सतह पर पृथ्वी के केंद्र की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का बल अधिकतम होता है। देखिए क्या है, इसमें भी एक समझने की चीज आ गई। क्या चीज आ गई, देखिए पृथ्वी तो हमारी बहुत बड़ी है, तो वो इस हिस्सा मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, तो जाहिर सी बात है इस वाले हिस्से पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी का सबसे पास में है चंद्रमा के, और ये वाला जो सबसे दूर का हिस्सा है इस पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगेगा। अतः चंद्रमा की ओर उन्मुख महासागरीय जल आकर्षित होकर चंद्रमा की ओर खींचता है और ज्वार आता है। तो इसीलिए चंद्रमा की तरफ जो जल है हमारा वो क्या होता है, चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा के द्वारा खींचता है आगे की तरफ, और यहाँ पर क्या होता है, ज्वार आ जाता है या टाइड आ जाता है। दूसरा ज्वारीय उभार पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो इधर साइड में अपकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको अभी हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगता है दूसरी साइड में, तो इधर भी ज्वार आ जाता है। यानी कि सिर्फ चंद्रमा की साइड ही ज्वार नहीं आता है, इसके दूसरी तरफ भी ज्वार आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जैसा कि देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर कहीं पे चंद्रमा है, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये हाई टाइड आ गया। ये जो ब्लू कलर से ऊपर की ओर उठा हुआ है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर पानी ऊपर की तरफ चला गया। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपको एक टाइडल बल्ज दिखाई दे रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्वारीय उभार, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए प्रत्येक स्थान पर एक दिन में 2 बार ज्वार आता है। एक उस समय जब इसका चंद्रमा की ओर रुख होता है, और दूसरा 12 घंटे बाद जब वो चंद्रमा की ओर से विपरीत दिशा में होता है। तो एक स्थान पे 2 बार आपको टाइड देखने को मिलेंगे। एक बार तब टाइड देखने को मिलेगा जब इसका जैसे ये स्थान है, तो एक बार यहाँ पर तब टाइड आएगा जब ये चंद्रमा की तरफ है, और दूसरी बार तब आएगा जब ये चंद्रमा की विपरीत दिशा में है। यद्यपि दूसरे ज्वार के आने में 12 घंटे 25 मिनट लगते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस स्थान पर टाइड आया, यहाँ पर चंद्रमा है, इसकी वजह से इस स्थान पर टाइड आया। तो अब कायदे से क्या होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, इसलिए 12 घंटे के बाद यहाँ पर फिर से टाइड आना चाहिए। तो ये 25 मिनट कहाँ से आ रहे हैं, इसको देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो इस लैंग्वेज को लिख के आइए, ये फिगर बना के आइए, लेकिन समझने के लिए मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर मान लीजिए ये एक पार्क है, इस पार्क में ये पूरा मान लीजिए एक ट्रैक है जिसके ऊपर आप रनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बेंच है जिस पर बैठ के मैं आपको देख रहा हूँ। तो अब कायदे से क्या होगा, जब आप यहाँ से दौड़ेंगे और एक चक्कर पूरा लगा के वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप मेरे सामने फिर से आएंगे। मान लीजिए इस पूरे चक्कर को लगाने में आपको 12 घंटे लगे, तो आप 12 घंटे के बाद फिर से मेरे सामने आएंगे। लेकिन अगर अब आप मान लीजिए कि मेरी स्थिति वो है जो ठीक चंद्रमा की स्थिति है, यानी मून की स्थिति है, तो आप जानते हैं कि जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो मून कोई स्थिर तो रहेगा नहीं, ये भी इतनी देर में कुछ आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जिस बेंच पे मैं बैठकर आपको देख रहा था वो बेंच कुछ आगे बढ़ गई है। आगे बढ़ गई है तो क्या हुआ, आप जब ये पूरा अपना चक्कर करते हुए यहाँ पर आएंगे वापस जहाँ से आपने शुरू किया था, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं मिलूंगा। मैं आपको कहाँ पर मिलूंगा, इस स्थान पे, इस नई वाली लोकेशन पे।
तो आपको इतना एक्स्ट्रा स्थान भी कवर करना होगा। इतना स्थान कवर होने में लग जाते हैं 25 मिनट। इसीलिए 12 घंटा 25 मिनट के बाद नया टाइड आता है, जब चंद्रमा के सामने फिर से वो स्थान पहुंचता है, तब दूसरी बार टाइड आता है। इसीलिए यहाँ पर 12 घंटे 25 मिनट लगते हैं, ना कि केवल 12 घंटे। अब इसी चीज को जब लिख के आना है तो आप इस भाषा में लिख के आइए और ये वाला फिगर बनाकर चले आइए। ज्वार के अगर प्रकारों की बात करें तो देखिए कई पार्ट है, जैसे दैनिक विविधता के आधार पे, अर्धमासिक विविधता के आधार पे। तो डायरेक्ट हम लोग इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ज्वार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए दैनिक विविधता यानी कि दिन में जो ज्वार आता है उसके आधार पे कैसे इसे डिवाइड किया जाता है। एक दिन में ज्वारीय आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के ज्वार पृथ्वी के घूर्णन से विश्व में देखे गए हैं। तो 3 तरह के ज्वार हम लोग मान सकते हैं डेली वेरिएशन के आधार पे। दैनिक ज्वार ये कब आएगा? 24 घंटे 50 मिनट के अंतराल पर आने वाला ज्वार दैनिक ज्वार होता है। देखिए 24 घंटे 50 मिनट क्यों? क्योंकि 12 घंटा 25 मिनट लग रहा है। अभी मैंने आपको समझाया कि 12 घंटा 25 मिनट लग रहा है वापस से उसी स्थान को चंद्रमा के सामने आने में। क्या कह लीजिए, सॉरी, चंद्रमा के सामने आने में नहीं, चंद्रमा के विपरीत दिशा में जाने में। इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर देते हैं। देखिए यहां से घूर्णन स्टार्ट हुआ था तो ये 12 घंटा 25 मिनट लगेगा चंद्रमा के ठीक विपरीत दिशा में इस स्थान को पहुंचने में। तो ये हमारा चंद्रमा है। इसको मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूं जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। देखिए एक बार चंद्रमा के सामने ये स्थान आया, ये जैसे मैंने एरो से दिखाया, तो ये स्थान चंद्रमा के सामने आया, ठीक है। अब क्या होगा? पृथ्वी घूमेगी, ये स्थान यहीं पे तो बना नहीं रहेगा, घूम के आगे निकल जाएगा। तो घूमते 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 ये स्थान पहुंच गया यहाँ पर, यानी कि अब ये स्थान कहाँ पे है? ये हमारा चंद्रमा है, मून है। ये स्थान मून के ठीक विपरीत दिशा में है, यहाँ पर पहुंच गया। तो ये कब हुआ? 12 घंटे 25 मिनट में। अब ये स्थान देखिए फिर से चंद्रमा के सामने कब आएगा? 12 घंटे 25 मिनट में जब आधी दूरी तय की तो पूरी दूरी कितनी देर में तय करेगा? 24 घंटे 50 मिनट में। तो यानी कि 24 घंटा 50 मिनट में फिर से ये स्थान चंद्रमा के सामने आ जाएगा। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका कारण क्या है कि चंद्रमा भी तो मूवमेंट कर रहा है, चंद्रमा कौन सा अपनी जगह पे स्थिर है। इसीलिए इस स्थान को वापस चंद्रमा के सामने आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए चंद्रमा हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पर आ गया। तो अब इस स्थान को देखिए, अब इस स्थान को जो पहले यहाँ पर चंद्रमा के सामने आ जाता था, अब चंद्रमा के सामने आने के लिए इसे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो यही जो एक्स्ट्रा एफर्ट है यही 50 मिनट के रूप में सामने आएगा। तो अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो 24 घंटे 50 मिनट के अंतराल पर आने वाले ज्वार दैनिक ज्वार कहलाते हैं। उच्च अक्षांशों पे 24 घंटे 50 मिनट की दैनिक आवधिकता पर एक ज्वार और एक भाटा आता है। अर्ध दैनिक ज्वार क्या है? 12 घंटे 25 मिनट के अंतराल पर आने वाला जो ज्वार है ये अर्ध दैनिक ज्वार है। 2 ज्वार और 2 भाटा 12 घंटे 25 मिनट के बाद आते हैं और ये निम्न अक्षांशीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा जाता है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? निम्न अक्षांशीय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और दैनिक ज्वार कहाँ पे मिलेगा? उच्च अक्षांशों में। मिश्रित ज्वार कहाँ पे मिलेगा? ये सबसे ज्यादा आने वाला ज्वार है जो विशेष रूप से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मध्य अक्षांशों में मिलेगा जहां ज्वार और भाटा असमान तरंग ऊंचाई और अवधि के साथ एकांतरित होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो तरंग की ऊंचाई और अवधि है वो असमान रहती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है? हाई टाइड ये है, लो टाइड ये है। अगला हाई टाइड नीचे हो गया, लो टाइड और नीचे चला गया, उसके बाद हाई टाइड ऊपर आ गया, इस तरह से। जबकि यहाँ पे आपको एक रिदम दिख रही है, जो लो टाइड और हाई टाइड है उनमें समानता रहती है। तो ये आपका पहला वाला हो गया दैनिक ज्वार, ये हो गया अर्ध दैनिक ज्वार और ये हो गया मिश्रित ज्वार। अब देखिए आती है अर्धमासिक विविधता। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 29.5 दिन में पूरा करता है तो पृथ्वी का सापेक्ष स्थान चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के कारण परिवर्तित होता है। तो देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है 29.5 में 5 दिन में, तो कोई जो स्थान है उसके सामने चंद्रमा की पोजीशन क्या होगी, इसमें परिवर्तन आता है। अतः चंद्रमा का ज्वारीय बल महीने में परिवर्तित होता है, जिससे निम्नलिखित ज्वार आते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के ज्वार हैं जो अर्धमासिक विविधता के आधार पर आते हैं। पहला हो गया दीर्घ ज्वार, जिसको कहते हैं स्प्रिंट टाइड्स।
तो देखिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा महीने में 2 बार एक रेखा में आ जाते हैं, जो पूर्णमासी यानी कि पूर्णमासी और अमावस्या को होता है। तो क्या होता है पूर्णमासी और अमावस्या को? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये एक रेखा में आ जाते हैं। अतः सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ ज्वार उत्पन्न करता है। देखिए पृथ्वी का जो पानी है उसको सूर्य भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है। दोनों जब खींच रहे हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसकी वजह से जो ज्वार है वो भी दीर्घ हो जाएगा। तो ये सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आने की यह स्थिति सिजकी कहलाती है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं सिजकी। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं, अर्थात सूर्य ग्रहण की स्थिति में, तो ये स्थिति युति कहलाती है। जब सूर्य और चंद्रमा जो है सूर्य ग्रहण होता है और पृथ्वी के दोनों एक तरफ होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं युति। लेकिन जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो इसको कहते हैं अपोजिशन या व्युति। युति और व्युति दोनों स्थितियों में होने वाले ज्वार दीर्घ ज्वार होते हैं। तो चाहे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तो भी आपका दीर्घ ज्वार आता है, या फिर आपका जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक तरफ हो, युति हो, तो भी दीर्घ ज्वार आता है। अब लघु ज्वार क्या है? जब चंद्रमा अपने चक्र के पहले और तीसरे चतुर्थांश में पहुंचता है, फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में जब हमारा मून होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? सूर्य के लंबवत होती है। देखिए कैसे, ये देखिए 90 डिग्री पे है चंद्रमा हमारा, तो सूर्य के लंबवत हो गई इसकी स्थिति। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का ये संरेखण समकोण स्थिति कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण स्थिति। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए एक ऊपर की तरफ ये समकोण बन रहा है, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई, लेकिन एक ये ऊपर की तरफ समकोण बन रहा है और एक नीचे की तरफ समकोण बन रहा है। इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। अब देखिए क्या हो गया कि सूर्य पानी को क्या कह रहा है कि इधर खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है? चंद्रमा इधर खींच रहा है। या अगर फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है तो इधर खींच रहा है, थर्ड क्वार्टर है अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ पे खींचेगा। अब देखिए चंद्रमा दो में से एक ही जगह होगा, या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। मीन्स दोनों जगहों पे तो एक साथ नहीं हो सकता। ये मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए कह रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, चंद्रमा यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, दोनों का जो बल है वो विपरीत दिशा में काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? जो ज्वार है उसमें कह लीजिए कि उतनी ज़्यादा तीव्रता नहीं होगी, इसलिए जो ज्वारीय उभार है वो कम होगा, यानी पानी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा और इसकी वजह से लघु ज्वार आएगा, लो टाइड आएगा। ये भी महीने में 2 बार, अर्थात चंद्र अवस्था के पहले और तीसरे चतुर्थांश में होता है। 2 बार ये होगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून में और थर्ड क्वार्टर मून में। अब देखिए बात करते हैं मंथली वेरिएशन की। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के ज्वार आते हैं, एक को कहते हैं उपभू या पेरिगियन, और दूसरा होता है अपभू यानी एपोजियन। तो देखिए पेरिजियन की पहले बात करें तो उपभू पर हिंदी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो जो पेरिजियन टाइड है या उपभू है, इसमें क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और इससे क्या होता है? अधिक गुरुत्व बल के कारण सामान्य से अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। तो जब देखिए जाहिर सी बात है, महीने का वो समय जिसमें चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे निकट है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ही ऊंचा ज्वार आएगा, यानी 15 से 20%, सामान्य से 15 से 20% ऊंचा आएगा। अपभू में क्या होता है? चंद्रमा महीने में एक बार पृथ्वी से सबसे दूर भी होता है। तो वो समय देखिए अब दूर और पास क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाइपरबोला है। तो देखिए जब यहाँ पे चंद्रमा होगा तो दूरी बढ़ गई, यहाँ पे चंद्रमा होगा तो दूरी कम हो गई। इसलिए जब क्या होता है कि चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के कुछ समय ऐसे होते हैं जब बहुत पास आ जाता है और कुछ समय होते हैं जब बहुत दूर चला जाता है। तो जब चंद्रमा दूर होगा तो क्या होगा? अपभू ज्वार आएगा, एपोजियन टाइड आएगा। तो अपभू पर चंद्रमा माह में एक बार पृथ्वी से सबसे दूर होता है, महीने में एक बार चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होता है, जिससे उपभूमि की अपेक्षा कम गुरुत्व बल होता है। अपभू ज्वार सामान्य ज्वारों से 20% नीचे होते हैं। कुल मिलाकर देखिए जब चंद्रमा दूर है तो इसका आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो पानी को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से टाइड आएगा तो, लेकिन उतना ऊंचा नहीं होगा। तो सामान्यतः जितना ऊंचा टाइड आता है उससे 15 से 20% कम ऊंचा टाइड आएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं अर्धवार्षिक विविधता की।
तो सूर्य का झुकाव डिक्लिनेशन भिन्न ऋतुओं में 0 डिग्री से लेकर उत्तर तथा दक्षिण में अधिकतम 23.5 डिग्री तक परिवर्तित होता है। तो देखिए, जो हमारे सूर्य का झुकाव है पृथ्वी की ओर, उसमें भी परिवर्तन आता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होना और सूर्य का झुकाव पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में ज्वारीय बल में भिन्नता उत्पन्न करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें हर स्थान पर समान नहीं पहुंचती हैं। सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। इसके साथ ही जो सूर्य की आकर्षण बल है उसका भी प्रभाव अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। तो कहीं पर सूर्य का आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है जिस स्थान पर सूर्य सीधा पड़ रहा होगा वहां पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा। जिन स्थानों पर सूर्य का प्रभाव सीधा नहीं पहुंच रहा है वहां पे सूर्य का आकर्षण बल कम होगा। तो इसी आधार पे देखिए, एक हो गया विषुवीय ज्वार, दूसरा हो गया अयनान संक्रांतीय ज्वार। देखिए, विषुवीय ज्वार क्या है? हमारे जो वर्ष होता है, एक साल की जो अवधि होती है उसमें क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर पर 23 सितंबर को क्या होता है, जो यहाँ पर आने वाला ज्वार है, यानी कि जो भूमध्य रेखा पर ज्वार आता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा पड़ रहा है तो यहाँ पर जो ज्वार आएगा वो ज्यादा प्रबल होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो ये हो गया विषुवीय ज्वार। इसी तरह से साल में 2 बार क्या होता है, 21 जून को और 22 दिसंबर को जो सूर्य है ये सीधा पड़ता है कर्क रेखा और मकर रेखा पे। तो कर्क रेखा पे 21 जून को और मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो सीधा पड़ता है। तो इसीलिए 21 जून और 22 दिसंबर को भी जो आप कह लीजिए ज्वार है वो ज़्यादा प्रबल होता है। अतः ज्वारीय उभार सूर्य की अधिकतम झुकाव की दिशा में वर्ष में 2 बार ज्यादा अधिक होता है। देखिए, अधिक होने से मतलब यह है पानी ज्यादा ऊपर उठता है। इसके बाद वार्षिक विविधता भी आ जाती है। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी से दूरी में भिन्नता के कारण ज्वारीय बल के अपेक्षाकृत दीर्घ एवं लघु घटकों का निर्माण होता है। अब देखिए, पृथ्वी की, अभी हम लोगों ने देखा था चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है, वैसे ही सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, इसलिए पृथ्वी की भी सूर्य से जो दूरी है वो परिवर्तित होती रहती है। तो अब देखिए क्या है, इसके आधार पे उपसौर और अपसौर आता है। उपसौर क्या है, 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है तो ज्वार उत्पन्न करने वाला बल बढ़ जाता है। यानी कि 3 जनवरी को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो ज्वार उत्पन्न करने वाला बल बढ़ जाता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से जब बहुत ज़्यादा दूर होती है तो ज्वारीय बल उपसौर की तुलना में कम होता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो इसलिए जो ज्वारीय बल है वो भी कम हो जाता है। इसके बाद देखिए फिर दीर्घकालिक विविधता भी होती है जो कि 1600 वर्षों में एक बार होती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आपकी जो अलग अलग टाइड्स के प्रकार हो गए, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यानी कि अलग अलग समय अवधि के हिसाब से टाइड्स के जो प्रकार होते हैं वो डिस्कस हो गए हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, अगले वीडियो में हम लोग टाइड्स को लेकर के जो अलग अलग थ्योरी हैं, जो अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, उनको डिस्कस करेंगे।